अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, सीजफायर के बाद फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइल का नरसंहार जारी है। इसराइली सैनिक आए दिन निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कहीं रिहायशी इलाकों पर हमला किया जा रहा है तो कहीं लोन वुल्फ अटैक किया जा रहा है। क्या है ये लोन वुल्फ अटैक, आगे आपको बताएंगे। इसराइली सैनिकों के गुनाहों के तमाम सबूत सामने आए हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। बात सऊदी अरब और इसराइल की भी होगी। सऊदी अरब से संबंध मजबूत करने के पीछे नेतन्याहू की क्या चाल है और क्या इस चाल में वो कामयाब हो पाएंगे? किस साजिश को अंजाम देने के लिए नेतन्याहू अमेरिका गए हैं और ट्रंप के साथ उनकी किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? साथ ही बताएंगे कि नेतन्याहू के बाद उनकी पत्नी पर अब गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है। ईरान से ऐसी कौन सी खबर आई है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। तमाम खबरें एक एक करके डिटेल के साथ आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे खबरें हैं जो आपका देखना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करिए। आपके एक लाइक से जब आप कुछ नहीं मिलता हमें दोस्तों, पैसा ना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, बस हौसला मिलता है कि आप समर्थन करते हैं, आप पसंद कर रहे हैं हमारी दिखाई हुई खबरों को, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से इसराइली सैनिकों के जुल्म की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इसराइली सैनिकों ने रिहायशी इलाके में मौजूद कई बिल्डिंग्स को धमाके से उड़ा दिया है। जनीन शहर में अंजाम दिए गए इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमले के बाद बिल्डिंग से निकलते धुएं का गुबार साफ तौर पर आसमान में नजर आ रहा है। जनीन शहर में बड़ी संख्या में इसराइली सैनिकों ने डेरा जमा रखा है इस वक्त और वो आए दिन निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं और ये हमला इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसी हमले से जुड़ी एक और खौफनाक वीडियो सामने आई है। जनीन रेफ्यूजी कैंप में किए गए इसराइली हमले में फिलिस्तीनियों के 20 मकान के परखच्चे उड़ गए हैं दोस्तों। एक साथ किए गए विस्फोट में पल भर में मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं और चारों तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ धुआं ही धुआं। गजा के बेथुनून शहर में भी इसराइली हमले के बाद बड़ी तबाही के निशान मौजूद है। इस तबाही के बीच एक मासूम बच्चा अजान दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चा अजान दे रहा है और उसके पीछे घरों के मलबों को साफ देखा जा सकता है। इसराइली सैनिकों ने घरों के साथ साथ मस्जिदों को भी निशाना बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ एक भी मस्जिद नहीं बची है। मस्जिद नहीं होने की वजह से ये बच्चा खुले आसमान के नीचे अजान देने को मजबूर है और लोग नमाज पढ़ने को मजबूर है यहाँ पर खुले आसमान के नीचे। लेकिन दोस्तों, इसराइल ने मस्जिद को भले ही तबाह कर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन हौसले को और उनकी इबादत को शहीद नहीं कर पाया। जनीन में पिछले कई दिनों से इसराइली सैनिकों और रेजिस्टेंस मिलिशिया के बीच जोरदार जंग चल रही है। इस कड़ी में रेजिस्टेंस मिलिशिया के लड़ाकों ने इसराइली सैनिकों की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उन्हें धमाके से उड़ा भी दिया है। सिलात अल हरीतिया इलाके की ये घटना है। इसराइली सैनिक एक घर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। अब बात इसराइल के लोन वुल्फ अटैक की करते हैं। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इसराइली सैनिकों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। इसराइली सेना की गाड़ी ने जानबूझकर सब्जी की एक दुकान को रौंद डाला। वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इसराइली सेना की एक गाड़ी पहले आगे निकली, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार ड्राइवर ने रास्ता साफ होने के बावजूद जानबूझकर सब्जी की दुकान पर गाड़ी चढ़ा दी और तेज रफ्तार से स्पीड के साथ वो आगे बढ़ गया। बता दें कि लोन वुल्फ अटैक के तहत हमले को एक व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया जाता है, बिना किसी संगठन या समुदाय के समर्थन के। ये घटना भी कुछ इसी तर्ज पर है, जिसमें एक व्यक्ति ने अकेले बिना किसी संगठन यानी ग्रुप और सैनिकों के झुंड के बगैर अपनी ही खुन्नस में उसने जो है सब्जी की जो गाड़ी थी उसको रौंद दिया। सोचिए आप दोस्तों, कितनी गंदी मानसिकता हो गई है इस वक्त इसराइल के सैनिकों की। अब बात इसराइल और सऊदी अरब की, जिनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर हैं।
इस दौरे में इसराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध को सामान्य बनाना यानी नॉर्मल करना नेतन्याहू के मुख्य एजेंडे में शामिल है। फिलिस्तीन और लेबनान के मुद्दे पर इसराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों में काफी तनाव है। सऊदी अरब ये चाहता है कि दोनों देशों से इसराइली सैनिकों की वापसी हो, हालांकि नेतन्याहू इस बात पर अड़े हैं कि जब तक दोनों जगहों पर हालात इसराइल के मुताबिक सामान्य नहीं हो जाते, नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक सैनिकों की वापसी नहीं होगी। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने को लेकर ट्रंप की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि वो अब्राहम अकार्ड 2.0 का समझौता चाहते हैं। बता दें कि सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। इसराइल के सामने उसकी शर्त है कि वो फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दे, तब जाकर वो इसराइल को मान्यता देगा। बता दूं आपको कि दोनों देशों के कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2020 अब्राहम अकार्ड समझौते पर दस्तखत किए गए थे। इसके बाद बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे अरब देश समझौते में शामिल हो गए थे। सऊदी अरब से संबंध सुधारने के अलावा हमास, ईरान बंधकों की रिहाई का मुद्दा भी नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के एजेंडे में शामिल है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार की कालकोठरी में अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू को भी दाखिल कर लिया है, ढकेल दिया है, जिसको लेकर वो मुश्किलों में फंस गई हैं। सारा नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल जांच चल रही है। उन पर नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले में जुड़े गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामलों में नेतन्याहू बुरी तरह से इस वक्त फंसे हुए हैं और उन पर जेल जाने का खतरा तक मंडरा रहा है। यही वजह है कि वो जंग जो है वो रोकना नहीं चाहते थे। कोर्ट में उनके खिलाफ स्पीड ट्रायल चल रहा है इस वक्त और मामले पर फैसला जल्द आ सकता है। अब बात अमेरिका की करते हैं। क्या अमेरिका में यूक्रेन को मदद देने के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ है? क्या अमेरिकी सरकार ने जनता का पैसा लूटा है? वो भी कोई मामूली रकम नहीं, बल्कि 125 बिलियन डॉलर यानी कि 125 अरब डॉलर। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे के बाद इस बात के सबूत मिल रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की ने यह कहा कि अमेरिका कई मंचों पर यह दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए 200 बिलियन डॉलर दिए हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 75 बिलियन डॉलर मिले हैं, यानी कि 125 बिलियन डॉलर का कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि 125 बिलियन डॉलर कहां गए उन्हें नहीं मालूम। यानी कि दोस्तों, अब जेलेंस्की भी एक तरह से अमेरिका के अगेंस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको घेर रहे हैं, अमेरिका को उसके झूठ पर उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से यही मालूम पड़ता है। अमेरिका में जब से ट्रंप की ताजपोशी हुई है, उन पर कुदरत का कहर भी जारी है। फिलिस्तीन के खिलाफ नापाक साजिश रचने की सजा ट्रंप के साथ साथ वहां की जनता को भी मिल रही है, मासूम जो है उन्हें भी। आए दिन यहाँ कुदरत का कोई ना कोई कहर देखने को मिल ही रहा है। ताजा मामले में ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट एयरबस A319 के इंजन में आग लगने से हड़कंप मच गया। इंजन में आग लगने के बाद इसके उड़ान पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकालने के लिए इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में एक बड़ा हादसा हुआ था। अमेरिका में एयर एम्बुलेंस उत्तर फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। ये एयर एम्बुलेंस एक महिला मरीज को फिलाडेल्फिया से उनके घर मोरक्को ले जा रही थी इलाज के बाद। विमान में कई लोग सवार थे और हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। जमीन से टकराने के बाद विमान में जोरदार धमाका हुआ और इलाके में आग लग गई। कई घर भी आग की चपेट में आ गए क्योंकि रिहायशी इलाके पर ये जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में वहां मौजूद एक शख्स की भी मौत हो गई, जबकि 19 लोग जख्मी हो गए। अब बात करते हैं बंधकों की। इस्राएली बंधक कीत सीगल ने हमास को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, सीगल ने कहा कि हमास ने कैद में उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी, दवा, विटामिन, आंखों का इलाज, ब्लड प्रेशर की जांच, तमाम सुविधाओं के लिए वो हमास के शुक्रगुजार हैं। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनकी डाइट के हिसाब से उन्हें वेजिटेरियन खाना, वो भी बिना तेल का दिया गया।
सीगल ने कहा कि वो 15 महीनों तक हमास के कब्जे में रहे और इस दौरान हमास का बर्ताव बेहद अच्छा था उनके साथ। एक तरफ जहां उन्होंने हमास की जमकर तारीफ की, जमकर उनकी तारीफों के पुल बांधे, तो वही नेतन्याहू के खिलाफ जमकर गुस्सा भी उतारा। सीगल ने कहा कि नेतन्याहू अगर चाहते तो बंधकों की रिहाई बहुत पहले हो सकती थी, सीजफायर का समझौता बहुत पहले किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोगों को लंबे समय तक तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ा, कैद में रहना पड़ा। हमास की कैद से रिहा हुए 80 साल के इस्राएली बंधक गादी मूसा ने भी हमास को लेकर इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने उनके साथ न सिर्फ अच्छा बर्ताव किया, बल्कि हमेशा अपने समान उन्हें समझा। उन्हें वही खाना दिया जाता था जो वो खुद खाते थे, यानी हमास के लोग जो खुद खाना खाते थे। सीगल की तरह मूसा ने भी नेतन्याहू को घेरा। उन्होंने कहा कि हम लोग हमास के कब्जे में थे, लेकिन इसराइल की तरफ से लगातार उनके ठिकानों पर बमबारी की जा रही थी। मूसा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि इस हमले में हमास के साथ साथ उनकी भी जान जा सकती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमास ने तमाम हमलों से उन्हें महफूज रखा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि आज इसराइल के कैद से निकले हुए लोग हमास को, जो इसराइल के कैदी थे, हमास की जो कैद में बंद थे, वो लोग जब निकले हैं हमास के कैद से, तो वो हमास को अपना मसीहा, अपनी जान महफूज करने वाला बता रहे हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री को उन पर हमला करने वाला करार दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। आपको बता दूं कि एक अन्य इस्राएली महिला बंधक चेन गोल्डस्टीन ने भी हमास को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। चेन ने कहा कि एक समय वो इस्राएली हमले के बीच घिर गई थी, यानी जब इस्राएली हमले हो रहे थे तो वो घिर गई थी और उन्हें अपनी मौत तय नजर आ रही थी, लेकिन हमास मिलिशिया ने वादा किया कि उनकी जिंदगी की सलामती के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे और जब तक वो जिंदा हैं उन पर आंच नहीं आने देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। चेन को उस हमले से हमास ने बचा लिया। यही वजह है कि वो रिहा होने के बाद हमास का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हैं। अब सोचिए दोस्तों कि हमास की कैद से निकले लोग किस तरह की तारीफें इस वक्त कर रहे हैं हमास की, और ये दिखाता है कि हमास को जो लोग आतंकवादी संगठन करार देते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उन लोगों की मानसिकता कैसी है। तीनों बंधकों के बयान से एक बात तो साफ है कि दुनिया के सामने हमास की जिस तरह की छवि बनाई गई है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह नेतन्याहू ने दुनिया के सामने अपनी जो साफ सुथरी छवि बनाने का जो छलावा किया है, उसे खुद अब इस्राएली बंधक बेनकाब कर रहे हैं। बंधकों ने अपने बयान में ये कहा कि नेतन्याहू को मालूम था कि बंधक उनके कब्जे में है, हमास के कब्जे में है, फिर भी इसराइल उन पर लगातार हमला करवा रहा था। सीजफायर में भी नेतन्याहू ने जानबूझकर देरी की। इससे पहले हमास ने ये बड़ा दावा किया था कि इस्राएली सैनिकों ने उन जगहों को बार बार टारगेट किया जहां बंधकों को रखा गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं नेतन्याहू खुद बंधकों की बलि तो नहीं देना चाहते थे? क्या वो खुद ही मौत के घाट अपने बंधकों को तो नहीं उतारना चाहते थे, ताकि ग्रेटर इसराइल बनाने का वो जो सपना देख रहे हैं उसे पूरा किया जा सके? अगर बंधक मारे जाते तो नेतन्याहू को फिलिस्तीन में कत्ले आम मचाने का लाइसेंस मिल जाता और वो वहां से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर अपने लोगों को आसानी से बसा सकते थे, जैसा कि उसने जो है उत्तरी गजा में प्लानिंग की थी, जो कि अब फेल हो गई है। ईरान से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। ईरान ने रूसी RD-250 इंजन का निर्माण करने में महारत हासिल कर ली है। इस इंजन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में होता है। इस इंजन के निर्माण से ईरान 11,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मिसाइल का निर्माण कर सकता है। RD-250 वही इंजन है जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया की KN-20 मिसाइल में हुआ है। बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए ही किया जाता है। अब बात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जिससे अमेरिका से लेकर इसराइल तक में दहशत का माहौल मचा हुआ है। इस वक्त अमेरिका के सीनेटर ग्राहम ने नेतन्याहू और इसराइल से ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की सलाह दी है। उन्होंने ग्राहम ने इसराइल को ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अभी ये नहीं किया गया तो दोनों देशों को बाद में बहुत पछतावा होगा और इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब बात हिजबुल्लाह की करते हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा 23 फरवरी को निकाला जाएगा। बता दें आपको कि इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह शहीद हुए थे, उनकी शहादत हुई थी। उनकी मौत के बाद
हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई थी। हालांकि इस्राएली हमले ने उनकी भी जान ले ली, उन्हें भी शहीद कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए और वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करिए और शेयर भी कर ही दिया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना आज के दौर में बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज।